न्यूबॉर्न बेबी के शरीर पे बालों का होना उन सब जगहों पे जहाँ बाल नहीं होने चाहिए, फोरहेड, माथा, चेहरे पे, अपर बैक एंड समटाइम्स आर्म्स और लेग्स पर। हेयर बच्चे के शरीर पे होना एक हार्मोनल एक्टिविटी होती है। फाइन हेयर हैं, थोड़े से हैं, घट रहे हैं, चिंता की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कोर्स हेयर हैं, बढ़ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। पॉटी साफ़ कर रहे हैं तो हम यही कहते हैं कि पीछे वाली कॉटन जो पीछे क्लीन करके उस कॉटन को आगे की तरफ ना लाएं। कोई ऑयल, कोई क्रीम, कोई लोशन इस एरिया में लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेहतनामा में आज एक बार फिर डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन। और आज एक बार फिर हम न्यूबॉर्न बेबी केयर पर बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, उन सवालों का भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है सर। न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड हम पूरी सीरीज़ बना रहे हैं। इससे पहले हमने बच्चे को कैसे नहलाना चाहिए, मालिश के बारे में बात की, और आज काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि बच्चे की बॉडी पे जो बाल होते हैं, एक्सेसिव हेयर, उससे काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान हैं, स्पेशली मदर्स परेशान हैं, तो उसका क्या इलाज है? सबसे पहले न्यूबॉर्न को इतनी इम्पोर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि पता है न्यूबॉर्न नया बच्चा है, नए माँ बाप हैं, सवाल तो होने ही हैं। तो ये हमारा एक एफ़र्ट है जिसमें कि हम माँ बाप को साइंटिफिक तौर पे ट्रेन करना चाहेंगे सो दैट जो भी वो करें वो सही हो। यही हमारी अटेम्प्ट है। सवाल है न्यूबॉर्न बेबी के शरीर पे बालों का होना उन सब जगहों पे जहाँ बाल नहीं होने चाहिए, जैसे कि फोरहेड, माथा, चेहरे पे, अपर बैक एंड समटाइम्स आर्म्स और लेग्स पर। हेयर बच्चे के शरीर पे होना एक हार्मोनल एक्टिविटी होती है। माँ के पेट में बच्चा हार्मोनल इन्फ्लुएंस में रहता है, जो कि मदर के शरीर से हार्मोन्स निकल रहे होते हैं। हर न्यूबॉर्न बेबी के शरीर पे बर्थ पर बिल्कुल फाइन छोटे से लाइट कलर्ड हेयर होते हैं जिनको हम लेन्यूगो कहते हैं, और वो कुछ वक्त में अपने आप निकल जाते हैं। उनके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कई न्यूबॉर्न बेबीज़ पैदा होते हैं जिनके कि कानों पर घने काले बाल होते हैं, जैसे कि एडल्ट्स के होते हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ माएँ जिनको कोई शुगर प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनमें बेबीज़ के चेहरे पर और कानों पर ये बाल होते हैं। वंस अगेन ये एक हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से है। कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में ये गायब हो जाते हैं। पर बालों का अगर कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के बाद में अगर वो शरीर पर रहें तो वो डेफिनेटली एबनॉर्मल माने जाते हैं। कई बार हमें इन्हें इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ता है, स्पेशली अगर बेबी गर्ल है और उसके शरीर पे बहुत सारे बाल हैं जो कि पैदा होने के बाद कम नहीं हुए, बढ़ गए हैं, तो हमें मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स चेक करने पड़ते हैं, जो कि कई बार कई किस्म के ट्यूमर्स होते हैं शरीर में जिनमें कि ये हार्मोन सीक्रेट होता है। कई बार बच्चे के गोनैड्स सीक्रेट करते हैं, कई बार बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जो कि निशानी होती है। पर इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी होती हैं। तो डराने की, मैं कोई डराना नहीं चाहता पेरेंट्स को, बट यस, फाइन हेयर हैं, थोड़े से हैं, घट रहे हैं, चिंता की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कोर्स हेयर हैं, बढ़ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। तो कितने महीने तक वेट करना चाहिए कि 2 महीने, 3 महीने? हाँ, 6 से 8 हफ्ते में ये जो लेन्यूगो फाइन हेयर है ये चले जाते हैं, ठीक है। बाकी रह गए चेहरे पे बाल और जो थोड़े कोर्स हेयर हैं वो भी ग्रेजुअली कम होते चले जाते हैं। तो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत है। बिकॉज प्रथा है कि आटा, जिसे उबटन कहा जाता है, वो लगाया जाता है, बेसन या आटा या हल्दी वो भी लगाई जाती है इन बालों को कम करने के लिए। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इससे हम और प्रॉब्लम्स मोल लेंगे। तो आप कुछ ना करें, अगर बढ़ रहे हैं डॉक्टर को दिखाएं। क्रेडल कैप जो यहाँ पपड़ी होती है बच्चों के न्यूबॉर्न के सिर पे, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए?
सो क्रेडल कैप एक एबनॉर्मल चीज़ है, वो होनी नहीं चाहिए। बर्थ पे अगर आप देखेंगे किसी भी बच्चे के सर पे क्रेडल कैप नहीं होगी। क्रेडल कैप होता क्या है? डेड स्किन, थोड़ा सा पसीना और थोड़े से ग्लैंड्स जो स्कैल्प में होते हैं, उनके सीक्रीशंस एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जमा होता चला जाता है और एक थिक सा लेयर बन जाता है, जिसको मैं कहूँगा सिंपलेस्ट वर्ड्स में एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डैंड्रफ। सिकरी कह लीजिए कि डेड स्किन, डैंड्रफ डेड स्किन ही है। तो खूब सारा डैंड्रफ जो चिपक के ऑयल्स और पसीने के साथ स्कैल्प पे चिपक गया है, उसको हम क्रेडल कैप बोलते हैं। अगर हम बच्चे को रेगुलरली हेड शैम्पू करेंगे या हेड वॉश देंगे, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेड वॉश के लिए, एंड ऑयलिंग बिफोर शैम्पू करेंगे, तो क्रेडल कैप कभी बनेगा नहीं। और कई पेरेंट्स बड़े सावधान होते हैं कि भाई क्योंकि सर के सेंटर में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, जिसे देसी भाषा में तालू कहा जाता है और साइंस में एंटीरियर फॉन्टेनल कहा जाता है, उसको बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जाता है कि भाई ये एरिया काफ़ी डेंजरस है एंड हैंडल विथ केयर, यहाँ हाथ भी ना लगाएं। ऐसा नहीं होता, इतना भी सेंसिटिव और इतना भी नाजुक नहीं होता है। आप अगर जिस जेंटलनेस से आप बच्चे को नहला रहे हैं, नहलाए, कोई बात नहीं। और ये जो एरिया है, ये 4 बोन्स का मिलन है, चौराया सा है, और वो 12 से 18 महीने की उम्र पे बंद हो जाता है। इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। राइट। अब छोटे बच्चे की मुंह, कान या आईज़ हैं, नोज़ हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाए, इनकी क्लीनिंग? तो नहलाते वक्त हम ये कहते हैं कि फ़िल्टर्ड वाटर ले लिया जाए और आप स्टेराइल कॉटन लेके और कॉटन को गीला करके और आँख आप साफ़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि नहलाने से पहले मदर या जो भी केयर टेकर है अपने हैंड वॉश अच्छी तरह साबुन से कर लें। तो आई केयर तो बड़ी सिंपल है। और प्लीज़ एक बार वंस अगेन काजल और सुरमा ना डालें, आप बच्चे को नुकसान ही पहुंचाएंगे, माने या ना माने, साइंस यही कहती है। अब रह गया कान। कान में पानी जाने का डर रहता है, तो उसमें हम ये बताते हैं कि रुई में थोड़ा सा वैज़लीन लगा के और उसका जो फाहा है वो कान में यहाँ डाल लें, नहला दें बच्चे को, नहलाने के बाद वो फाहा निकाल दें, क्योंकि वो वैज़लीन और कॉटन से पानी अंदर नहीं जा पाएगा। फिर रह गया कान का जो एक्सटर्नल पोर्शन है, उसको आप किसी भी रुमाल मटेरियल से हल्का सा गीला करके साफ़ कर सकते हैं। कान में अंदर, कैनाल के अंदर ईयरबड डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैल वैक्स आपको नज़र आ रहा है उसको बाहर से साफ़ करें, कैनाल के अंदर कॉटन बड डालने की कोशिश ना करें। ऐसे में हम जो भी वैक्स है उसको अंदर की तरफ ही धकेलेंगे। किसी भी किस्म का ऑयल या कोई भी लिक्विड कान के अंदर ना डालें। रह गया माउथ। न्यूबॉर्न बेबी हर 2 घंटे में दूध लेता है। कई माएँ आती हैं, कहती हैं कि जीभ के ऊपर सफ़ेद डिपॉजिट्स हैं, क्या उनको साफ़ करना है? जब आप उसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे रुई से या रुमाल से, तो बच्चा उल्टी कर बैठेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो वाटर कंटेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क का, वो माउथ की रिंसिंग कर रहा है। और ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं जो कि माउथ को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनमें कि मदर की एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से कई बार माउथ में वाइट कलर के डॉट्स बन जाते हैं, जो कि एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है, जैसे हम ओरल थ्रश कहते हैं। वो देखने में नॉर्मल मिल्क डिपॉजिट से थोड़ा अलग होता है, पर यस, ये डॉक्टर ही बता पाएंगे। और इसमें बच्चे को दूध लेने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि वो बच्चे को चुभता है, बच्चे को दर्द होता है और वो अंदर तक जा चुका होता है, बच्चे को निगलने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में एंटी फंगल एप्लीकेशंस होते हैं जो माउथ में लगाए जा सकते हैं, और जिससे वो वाइट डिपॉजिट्स, डॉटेड डिपॉजिट्स, वो चले जाते हैं। अब आ गया नाक। नोज़ एक ऐसी चीज़ है, नॉस्ट्रल्स बच्चे के बहुत छोटे होते हैं और वो हर कुछ घंटों में ब्लॉक हो जाते हैं, सूखा बलगम होता है। हर पेरेंट को हम कहते हैं कि जो सलाइन वाटर ड्रॉप्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। आप एक एक बूंद दोनों तरफ डाल के नोज़ को पिंच कर दीजिए, वो जो सूखा क्रस्ट है वो अपने आप ढीला पड़ जाएगा, शायद आगे की तरफ आ जाए, शायद बच्चा छींक मार के उसको निकाल दे, या आप चाहें
तो कॉटन विक, कॉटन से या कॉटन बड से उसको खींच के बाहर निकाल सकते हैं। तो ईयर, नोज, थ्रोट एंड आईज़ की केयर ये सिंपल केयर है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत और नाक को रोज़ तो नहीं साफ़ करना? नहीं। अगर आपको नज़र आ रहा है कुछ बलगम, आप नेज़ो ये जो सलाइन वाटर ड्रॉप्स हैं आप दिन में भले 5 बार डालिए, क्लीन कर दीजिए। अदरवाइज दिन में एक बार भी काफ़ी होता है जनरली। बिल्कुल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं कमर्शियली जिनमें कि नाक को साफ़ करने के लिए एक छोटा सा नेज़ल एस्पिरेटर कहते हैं उसको, वो मिलता है जिसमें कि आप सारा बलगम एक ही बारी में निकाल सकते हैं, बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो उनकी प्राइवेट पार्ट्स की कैसे क्लीनिंग की जाए? मेल्स में पाया गया है कि स्किन टाइट होती है और कई जगह पे जहाँ दाइयाँ केयर कर रही होती हैं या केयर टेकर होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि स्किन को पीछे खींचा जाए, जो कि हानिकारक है और कई बार वो स्किन डैमेज हो जाती है, वहाँ ब्लीडिंग होती है। साइंस को पता है पहला साल स्किन काफ़ी टाइट होती है, स्किन पीछे नहीं जाती है। आपने जेंटली सिर्फ प्लेन वाटर और कॉटन के साथ में उस एरिया को साफ़ करना है और किसी भी हालत में चमड़ी को पीछे धकेलने की ज़रूरत नहीं करनी है। 1 साल की उम्र के बाद अपने आप वो पार्ट खुलने लगेगा एंड आप उसको क्लीन कर पाएंगे। तो ज़ोर आजमाने की ज़रूरत नहीं है, बी जेंटल। बेबी गर्ल्स में कई मदर्स कहती हैं कि वाइटिश कलर का स्टिकी सा डिस्चार्ज नज़र आता है वहाँ पर, उनके लिए भी हम ये कहते हैं कि वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा साबुन, केमिकल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन स्टेराइल कॉटन और फिल्टर्ड पानी के साथ उस एरिया को वाइप कर लें, जो डिस्चार्ज नज़र आ रहा है उसको वाइप कर लें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जब वो पॉटी साफ़ कर रहे हैं तो हम यही कहते हैं कि पीछे वाली कॉटन जो पीछे क्लीन करके उस कॉटन को आगे की तरफ ना लाएं, क्योंकि आप स्टूल्स वाला जो इन्फेक्शन है वो आगे की तरफ फैला देंगे। तो उस एरिया को आपने जेंटली रखना है। कोई ऑयल, कोई क्रीम, कोई लोशन इस एरिया में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लगाएंगे और उसके बाद डायपर पहनाएंगे तो मॉइस्चर बढ़ जाएगा, वहाँ पर रैश होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वंस अगेन साइंस कहती है बच्चे को छेड़ो ना ज़्यादा।